नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश लाने की योजना बना रही है और इनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना, स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देना, ई रिटेलर का उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के पास अनिवार्य पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल होंगे। केंद्र सरकार के इस कदम का मकसद नियामकीय व्यवस्था को सख्त बनाना है और इन फर्मों को ज्यादा जवाबदेह बनाना है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियमों 2020 के तहत इन संशोधनों का प्रस्ताव है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन पर संबंधित जो हितधारक हैं उनसे 6 जुलाई तक प्रतिक्रिया और सुझाव भी मांगे हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियों को फ्लैश सेल यानी भारी छूट पर बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्पादों और सेवाओं की क्रॉस सेलिंग से जुड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के नामों का खुलासा करना होगा। साथ ही क्रॉस सेलिंग में उपयोग किए गए डेटा की भी जानकारी देनी होगी। ग्राहकों को जानबूझकर भ्रमित करने वाली जानकारी देकर उत्पादों की बिक्री की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट्स में हेराफेरी करके उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने पर प्रतिबंध और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स और रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार हो रहा है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को पहली बार पिछले साल जुलाई में अधिसूचित किया गया था और इसके उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। देश देशांतर में आज उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में बदलाव का जो प्रस्ताव है, जो तमाम प्रावधान है, उस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं निधि खरे, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। साथ ही मेरे साथ है श्रीराम खन्ना, मैनेजिंग एडिटर, कंज्यूमर वॉइस। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निधि खरे मैम, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप और विस्तार से हमें बताएं कि जो नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है वो क्या है, अब नए नियम क्या हो सकते हैं। धन्यवाद। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कई नियमों को हम लोग लेकर के आए और इसमें ई कॉमर्स जो कि सबसे ज्यादा एक ग्रोइंग सेक्टर है और सबसे अधिक हमारे यहाँ शिकायतें भी ई कॉमर्स की आती हैं। तो हमारी जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उनकी चीज़ों को देख करके, उनकी शिकायतों को देख करके ये निर्णय किया गया कि इसमें नियम बनाए जाएं ताकि इन एंटिटीज को हम और अधिक जवाबदेह बना सकें और कंज्यूमरों के जो हित हैं उनका संरक्षण ये सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो हम लेकर के आ रहे हैं वो मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ऐसी एंटिटीज को। इसी प्रकार से कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ 24/7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क पदाधिकारी रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ स्थायी रूप से शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रस्ताव किया गया है जो कि भारतीय नागरिक हो और भारत में ही रहने वाला। ठीक है, यानी ये तमाम बड़े प्रस्ताव हैं जिनके बारे में आप बता रही हैं, जो संशोधन हमारे सामने आ सकते हैं। श्रीराम खन्ना सर, इस समय अगर हम देखें, जैसा अभी निधि मैम ने भी जिक्र किया है कि ई कॉमर्स का जो बाजार है वो भारत में तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप इस बढ़ते बाजार के बारे में बताएं, इसका दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और क्यों इन संशोधनों की जरूरत पड़ी। कोविड लॉकडाउन के बीच में एक रिटेल मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई दे रहा है। दुकानें बंद हैं कई जगहों पर, कई शहरों में, कई प्रदेशों में, परंतु ई कॉमर्स का व्यापार बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना। लोग खाने पीने का सामान, बनिए की पंसारी की दुकान का सामान, दूसरा सामान ई कॉमर्स से मंगा रहे हैं और वो घर पे पहुंच रहा है और वो दाम कंपेयर कर रहे हैं। जो दुकानें खुली हैं 4 घंटा 6 घंटा, उनका दाम देख रहा है और ई कॉमर्स पे देख रहा है। तो इस समय एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूंगा काफी महान एक शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिटेल ऑफलाइन टू ऑनलाइन। और जब लॉकडाउन खत्म होंगे और नॉर्मलाइजेशन आएगा तो इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका होगा और मुझे लगता है कि छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये देखकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस सिचुएशन में जो बड़े ई कॉमर्स के प्लेयर हैं वो छोटे दुकानदारों की रोटी रोजी पर आघात ना कर सकें। और मैं इसी कारण से, इसका एक कारण यह है और दूसरा यह है कि उपभोक्ताओं को सहूलियत होनी चाहिए
इन दो कारणों से ई कॉमर्स रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं कल, जो अमेंड करते हैं ई कॉमर्स रूल्स 2020, मैं उसका दिल से स्वागत करता हूं। ये एक टाइमली कार्य है, इसकी जरूरत थी। और निधि जी, आपको धन्यवाद और मुबारक कि आपने समय रहते इसको किया। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो जो सुझाव आपके पास आएंगे आज से लेकर और 5 या 6 जुलाई तक, आप उन पर ध्यान देंगी। और जो दिक्कतें सामने आएंगी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, ऑफलाइन सेलर्स को, दुकानदारों को और उपभोक्ताओं को, उन सब का ध्यान रखते हुए एक ऐसा बैलेंस आप ई कॉमर्स का सिस्टम बनाएं जिसमें उपभोक्ता भी खुश रहे और विक्रेता भी खुश रहे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, ये मेरा ठीक मत है और हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। निधि मैम, दो बड़ी बातों का जिक्र किया है अभी श्रीराम सर ने। उन्होंने कहा कि जो छोटी दुकानदार हैं उनकी रोजी और रोटी पर फर्क ना पड़े और उपभोक्ता के साथ किसी तरह का धोखा ना हो, इसलिए इन संशोधनों की जरूरत थी। थोड़ा सा अगर ई कॉमर्स बाजार के बारे में जो मैंने जिक्र किया, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी यहाँ पर कि ई कॉमर्स सेक्टर की जो भारत में सालाना रेवेन्यू ग्रोथ है वो 51% है, 51% है। 2020 में देखें तो देश का जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो बढ़कर 120 अरब डॉलर यानी कि करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद थी। और कंपटीशन भी हम देख रहे हैं इसमें काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अभी एक्टिव इंटरनेट यूजर अगर एक तरह से देखें तो 62.7 करोड़ हैं। यानी धीरे धीरे हम देखें तो ये दायरा जो है, अब इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ई कॉमर्स का जो दायरा है वो भी बढ़ता रहेगा। मैं थोड़ा समझना चाहूंगी कि क्योंकि इतनी बड़ा तेजी से ये दायरा बढ़ रहा है, जो शिकायतें आप लोगों के पास आती रही हैं वो किस तरह से आती रही हैं, या फिर उपभोक्ता जो हैं वो किस तरह से धोखाधड़ी का शिकार होते रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें जो हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसमें लगभग हर महीने 70,000 शिकायतें प्राप्त होती हैं। और उसमें लगभग 30% जो शिकायतें हैं वो ई कॉमर्स से ही जुड़ी हुई हैं। और इसमें जो आम शिकायतें हैं वो इस प्रकार से हैं कि कोई उन्होंने ऑर्डर किया मगर सामान पहुंचा नहीं, सामान पहुंचा तो डिफेक्टिव था, अगर डिफेक्टिव को उन्होंने रिप्लेस करने के लिए कहा तो ई कॉमर्स एंटिटी ने नहीं किया, या अगर उसे कैंसिल करके रिफंड मांगा तो रिफंड नहीं दिया। इस प्रकार की अनगिनत ये शिकायतें हैं। और ये शिकायतें इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं पर जो कंज्यूमर को, जैसे मान लीजिए अगर वो एक आम दुकान जो उसके बाजू में रहती है, अगर उसे ये समस्याएं होती है तो वो जाकर के दुकानदार के पास अपनी समस्या का समाधान निकाल लेता है। लेकिन ई कॉमर्स में ये सारी चीजें वर्चुअल व्यवस्था होने के कारण ना वहाँ पर ग्रीवांस ऑफिसर की कोई अगर है भी तो उसकी सूचना नहीं दी जाती। तो इस तरह से ये एक ऐसा अव्यवस्थित सेक्टर हो गया जिसके कारण बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को शिकायत होने लगी। और इसलिए इसको एक रेगुलेट करने की आवश्यकता अब जान पड़ रही है। और ये बहुत जरूरी है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी नहीं करें, यानी कि जो अनुचित व्यापार है, चूंकि तमाम ई कॉमर्स एंटिटीज जो हैं वो इतने ल्यूक्रेटिव भाव में अपनी चीज़ों को दे रही हैं, इसलिए ये भी इंश्योर करना है कि क्या वो फेयर कंपटीशन अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसे जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिसके कारण ग्राहकों को एक उचित मूल्य मिलता है, उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को ये लिमिट नहीं करे। तो ये भी इस जो अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बने हैं, हम उसमें इन अमेंडमेंट्स के साथ इन नई चीजों को हम जोड़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं के जो हित हैं उनका संरक्षण हो सके। ठीक है श्रीराम सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जो सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल इन संशोधनों को लेकर हो रही है और जो आम आदमी को ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि क्या होता है फ्लैश सेल या बम्पर सेल, इस तरह की चीज़ों से ग्राहक जाहिर तौर पर अट्रैक्ट होता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ, और इन सेल की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित होकर वो ज़रूर उत्पाद खरीदता है और उसका वेट भी करता है कि जब ये सेल आएगी तब हम करेंगे। ये जो है ये किस तरह से गुमराह करते हैं लोगों को,
और क्योंकि अब ये हो रहा है कि धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री इसके पीछे होती है कहीं ना कहीं, तो उस पर अब लगाम लगेगी जब नए संशोधन आएंगे। तो ये किस तरह से ये चीजें चलती हैं, थोड़ा आप समझाएं। क्या आप मुझसे पूछ रही हैं जी श्रीराम सर। या निधि जी से पूछ रही हैं? नहीं नहीं श्रीराम सर, मैं एक हेलो। एक करके सवाल पूछूंगी, एक सवाल निधि जी से, एक हाँ सवाल हाँ। आपसे। ये सवाल आपके लिए था। मैं दोबारा पूछूं श्रीराम सर? मैं इसके बारे हाँ में बता सकती हूँ। देखिए, जो बम्पर सेल है या डिस्काउंट सेल है, जो रेगुलर सेल होती है जिसमें ग्राहक को एक अट्रैक्ट करने के लिए जो सेल लगाई जाती है, वो इस कानून से उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। फ्लैश सेल वो सेल है जहां पे अनुचित तरीके से जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी है, उसने अपने ही एक डमी को या शेल कंपनी को खड़ा करके एक फ्रंट खड़ा किया और पूर्व से प्रायोजित तरीके से वो सेलर या किसी ग्रुप ऑफ सेलर्स को ही उसने ये सामान बेचा। तो वास्तव में एक बहुत छोटी अवधि के लिए ये फ्लैश सेल होती है जिसमें कंज्यूमर अट्रैक्ट तो होता है, मगर वास्तव में कंज्यूमर को मिलता कुछ नहीं है। और इस अपॉर्चुनिटी को वो एक पूर्व नियोजित तरीके से अपनी ही कंपनी को सेल के माध्यम से वो इसे फ्रॉडुलेंटली स्थापित करते हैं। तो ये एक तरह से कंज्यूमर के साथ धोखा है और इसलिए इसमें इस विषय के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा तमाम श्रीराम सर, मैं देख रही हूँ तमाम और छोटे छोटे पहलू हैं जो इन संशोधनों में जिनका ध्यान रखा गया है। क्योंकि आपने ये बात कही कि उपभोक्ता के साथ किसी तरह का धोखा ना हो, तो मैं चाहूंगी और जो प्रावधान है उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। क्योंकि इसमें था कि क्या हो रहा है कि सर्च रिजल्ट्स यानी जो खोज परिणाम होते हैं उनमें हेरा फेरी करके यूजर्स को गुमराह किया जाता है, इस पर भी बैन लगेगा। और जो मुख्य अनुपालन अधिकारी है और जो शिकायत निवारण अधिकारी है, उनकी नियुक्ति काफी कुछ इसको ट्रांसपेरेंट बनाएगी और जो शिकायतों का निवारण है वो जल्दी करने में भी मदद मिलेगी। देखिए, जो आप बातें कह रही हैं वो सब सही हैं। हमने कानून बना दिया, 6 जुलाई के बाद आप नोटिफाई कर देंगे, परंतु कौन सी वेबसाइट में क्या वायलेशन हो रहा है इसको मॉनिटर कैसे करें? ठीक है। इसलिए मेरा सुझाव है निधि जी कि जो आपकी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके परमानेंट ऑफिस का सोचिए, उसमें एक आईटी सेल बनाइए जो स्पेशलाइज्ड हो ई कॉमर्स के ऊपर। एनआईसी से या बाकी जगह से लोगों को डेपुटेशन पे बुलाइए, पोस्ट क्रिएट करिए, क्योंकि हमारे देश में है कानून बहुत हैं परंतु उनका क्रियान्वयन, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए कोई नहीं। और मुझे लगता है तो इसलिए ये जरूरत है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो सेंट्रल ऑफिस है, जिस तरह टीआरए है, जिस तरह सीसीआई है, जिस तरह एफएसएसएआई है, उस तरह का इसका एक स्वतंत्र ढांचा बनाइए और वहां पर अपने फुल टाइम लोग बैठाइए ताकि वो कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन की रूल्स को रियलिटी में तब्दील कर पाए और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। इसलिए इनका स्वागत करते हुए मेरा ये सुझाव है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। वो सीसीपीए के नीचे आ सकता है, जो कानूनी रूप से आप उसमें कर सकते हैं और केवल आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपने पोस्ट वगैरह सैंक्शन करानी है, क्योंकि बिना पोस्टों के लोग नहीं होंगे, बिना लोगों के कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे शहरों में हलवाई, ग्रोसर्स अपना सामान बेच रहे हैं, तो क्या आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंप्लायंस अधिकारी बनाए और फुल टाइम 24/7 नोडल ऑफिसर बनाए, ग्रीवेंस अधिकारी बनाए? मेरा ये सुझाव है कि आप इसको देखिए कि आप एक लाइन डाल दीजिए कि इससे जो बड़ा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये गाइडलाइंस उसके लिए हैं एज फार एज दी पर्सनल अपॉइंटमेंट इज कंसर्न। बाकी रूल आप लगाइए बेशक। तो ये मेरा एक सुझाव है कि जो छोटे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हर फील्ड में उनको इसमें से एग्जेम्पशन अगर दे दें टू स्टार्ट विद, तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने बताया कि एनसीएच में 70,000 हर महीने शिकायतें आ रही हैं। मुझे याद है जब हमने
एनसीएच को दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रांगण में 2005 में शुरू किया था, तो पहले महीने में 5,000 कंप्लेंट आई थी। और जब ये 9 साल हमने चलाया वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनसीएच को, आपकी मिनिस्ट्री से ग्रांट लेकर, 2014 में जब इसको शिफ्ट किया गया आईआईपीए में, तो उसकी संख्या जो शिकायतों की थी वो जा चुकी थी करीब 30 से 35,000 रुपये, 35,000 पर मंथ। अब मुझे खुशी हो रही है देखकर कि ये डबल हो गई हैं, परंतु उस समय भी ये समस्या थी, अब भी है कि आप शिकायत करने के बाद कोई निराकार नहीं है। ये कंपनियों के ऊपर है कि वो चाहे करें चाहे ना करें, इसलिए ये जरूरी है। इस नियम में ये भी प्रावधान किया गया है कि सभी ई कॉमर्स एंटिटी को एनसीएच के कन्वर्जेंस प्रोग्राम में भी शामिल करना होगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारी शिकायतों के निस्तारण का जो स्पीड है, इस अच्छी गति से इसका निस्तारण भी होगा और कंज्यूमर को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उनको 60 दिनों के अंदर ही उनकी कोई भी शिकायत होती है तो उसमें पॉजिटिव रिस्पांस के साथ उनकी शिकायतों का मुकम्मल जो उपचार होना चाहिए या जो भी उसका निस्तारण होना चाहिए वो होगा। जी, इसमें क्या किसी तरह की निधि जी जो जी श्रीराम सर, मैं आपकी बातों को जरूर उस पर उत्तर लूंगी मैं निधि जी से। निधि जी, जो श्रीराम सर ने पहली बात कही कि एक स्वतंत्र ढांचा हो, स्पेशलाइज्ड पर्सन हो जो सब कुछ देखें, मॉनिटरिंग जो है, क्योंकि कानून है लेकिन मॉनिटरिंग की और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल आता है, तो इसे लेकर क्या आप मानती है स्वतंत्र ढांचा होगा? और क्या अगर मान लीजिए आप 60 दिनों में जवाब देने की बात कह रही हैं, वो नहीं होता तो क्या किसी तरह का दंड दिया जाएगा? इसके लिए क्या स्वरूप होगा? देखिए, अगर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो इन शिकायतों का जो निस्तारण है वो एक 95 से 97% तक होता है, और इसमें हम हर दिन 2 सक्सेस स्टोरीज को अपने वेबसाइट पे कराते हैं, ताकि जो दूसरे उपभोक्ता हैं वो भी मोटिवेट हो और वो अधिक से अधिक, अगर उनकी कोई कंप्लेंट होती है तो उसे एनसीएच में प्री लिटिगेशन स्टेज पे वो लेकर के आए। कई बार उपभोक्ता चाहते हैं कि न केवल उनकी शिकायत का निस्तारण हो बल्कि उन्हें कॉम्पेंसेट भी किया जाए। तो जब कॉम्पेंसेशन की बात आती है तो वो फिर किसी न किसी के माध्यम से होती है और उनको गाइड किया जाता है। इस कोरोना काल में हम लोगों ने ई दाखिल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन में दाखिल करने की भी व्यवस्था की, और लगभग 18 स्टेट्स में ये व्यवस्था चालू हो गई। कई ऐसे केसेस हैं जिनका निस्तारण पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हियरिंग करके कंप्लीट हो गई। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें कि हमने फिजिकल अपीयरेंस या जो उपभोक्ता को कई जगह चक्कर लगाने पड़ते थे उन सभी से हमने उसे मुक्त किया। अब जो सीसीपीए है इसका निश्चित रूप से ढांचा खड़ा होना है, और जहां तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो बिग डेटा जो टेक्निक्स हैं, जो डिजिटल टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की बात है, तो सीसीपीए ऑलरेडी इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है, और एक थर्ड पार्टी के माध्यम से हम इसे इंश्योर करेंगे कि कंसिस्टेंटली इन शिकायतों को पर नजर रखी जाए और उनके माध्यम से ऐसी शिकायतें जो बार बार हो रही हैं और जो एक बड़े क्लास ऑफ कंज्यूमर्स को अफेक्ट करती हैं, उन सभी शिकायतों को सुओ मोटो हम स्टार्ट करें। सीसीपीए ने ऑलरेडी इस दिशा में सुओ मोटो तरीके से बहुत सारी चीजों को एक उनका कॉग्निजेंस लिया है, हियरिंग भी हुई है और उनमें डिस्पोजल भी अच्छा हुआ है। तो इस चीज को सशक्त करने की आवश्यकता है, और मैं इस बात को मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि अगर ये व्यवस्था जो कि ई कॉमर्स एंटिटीज अगर वायलेट करते हैं, ये जो नियम बनाए गए हैं, तो इनमें अगर एक जो दंड की स्थिति है यदि वो अच्छी तरह से दी जाने लगी तो निश्चित रूप से हमारे जो ग्राहक हैं उनको एक बड़ी रिलीफ मिलेगी। ठीक है, और एक जो पॉइंट उठाया था मैं चाहूंगी उस पर भी आप बहुत संक्षेप में निधि जी बता दें। श्रीराम सर ने बात कही थी कि जो छोटे विक्रेता हैं उनके लिए भी क्या समान नियम है, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं जो फ्लैश सेल और इस तरह से गुमराह करने वाली बातें वो ज्यादातर जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उन पर ही मिलती हैं, लेकिन क्या अभी उनके जो छोटे विक्रेता हैं उनके बारे में भी सोचा गया है?
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कंसर्न कई लोगों ने व्यक्त किया है कि जो छोटे दुकानदार हैं, ये ई कॉमर्स उन्हें एक तरह से धीरे धीरे समाप्त ना कर दे। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है वो निश्चित रूप से रहे, ताकि जो छोटे दुकानदार भी हैं वो भी अपनी क्वालिटी के प्रति सजग हों, और चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हों या अपनी सर्विसेज देते हों, दोनों ही वो अच्छी गुणवत्ता के साथ इसको ग्राहक तक पहुंचाएं। दूसरा ये कि जहां पर जो शिकायतों की बात कही गई कि अब छोटा हलवाई भी है, कई स्टार्टअप्स भी हैं, एमएसएमई के भी लोग हैं, वो भी मतलब इंटरनेट के माध्यम से अपने बाजार तक पहुंचना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम जो विभाग है वो इसमें उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करेगा, और आपकी जो राय है और इसके साथ साथ जो तमाम और लोगों की जो राय आएंगी, ये इन सलाह को लेकर के ही हम इसको और बेहतर बना सकेंगे, ताकि ऐसे लोग जो छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई एडवर्स इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं आए। ठीक है श्रीराम सर, 6 जुलाई तक देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही सुझाव निधि और जी। प्रतिक्रिया मांगी गई है 6 जुलाई तक। मैं आपकी थोड़ा सा राय जानना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो इन जो प्रस्तावित संशोधन है उन्हें मानेंगी? श्रीराम सर, मैं इस बीच आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि 6 जुलाई तक इसमें प्रतिक्रिया और राय सुझाव मांगे गए हैं, तो आपके नजरिए में क्या लग रहा है जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं क्या वो किसी और तरह के बदलाव की मांग कर सकती हैं या इन संशोधनों को आसानी से स्वीकार करेंगी? हिंदुस्तान के संविधान में मौलिक अधिकार है व्यापार का। उसके अंतर्गत कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कंपनी कुछ भी मांग सकती है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनियों को भी यह पता है कि अगर उन्होंने कानून के दायरे में रहकर बिजनेस नहीं किया तो ज्यादा देर वो अपना बिजनेस चला नहीं पाएंगे, और उनको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बिजनेस जितना बढ़ेगा, जब निधि ने कहा या आपने बताया कि 51% ग्रोथ हो गया है इस पीरियड में, तो वो ग्रोथ कहाँ से आया है? जो सेल छोटे दुकानदारों को होती थी वो अब ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ने खींच ली है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको पता लगेगा, दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों की रोटी रोजी की लाले अभी भी बढ़ रहे हैं, तब और बढ़ जाएगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निधि जी का जो मंत्रालय है सभी सुझावों को ध्यान से करके और इनकी इन अमेंडमेंट्स को समयबद्ध तरीके से फाइनलाइज करके नोटिफाई करेगा। मैं एक सुझाव निधि जी को देना चाहता हूँ। देखिए, आप ये मान रहे हैं कि जो बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे। हमने देखा है कि लीगल मेट्रोलॉजी में एक ऑलरेडी प्रोविजन है कि हर प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर लिखा होना चाहिए कि आपकी हेल्पलाइन क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। ये तो आपने लिख दिया, परंतु उस ईमेल को कोई खोलने वाला है, उस टेलीफोन को कोई उठाने वाला है, ये आपने नहीं देखा उसमें। तो आजकल हजारों ऐसी कंपनियां हैं जिनके हेल्पलाइन नंबर उनके डब्बे पे लिखे हैं और उनको दिखाने के लिए है, सिर्फ हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आप इन ई कॉमर्स रूल्स में बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए खासकर एक प्रावधान करिए। आप BIS के डायरेक्टर जनरल से को टेलीफोन में लाइए आज और उनसे पूछिए कि वो कौन सा स्टैंडर्ड है जिससे कंज्यूमर ग्रीवेंसीज को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है सिस्टम को। तो वो आपको बताएंगे। एक ISO 10002 का सिस्टम है जिसमें BIS ने उसको अडॉप्ट किया है, इंटरनेशनल सिस्टम है, कि एक कंपनी में जब कंज्यूमर ग्रीवेंस आए तो शुरू से आखिर तक कैसे उसे ट्रीट किया जाना चाहिए टाइम बाउंड मैनर में, और उसके कौन कौन से मीट्रिक्स हैं वो उनको पॉपुलेट करने पड़ेंगे, और उसके बेस्ड रिपोर्ट, टाइमली रिपोर्ट्स कोई ना कोई उससे मांग सकता है। तो मेरा सुझाव है कि आप DG BIS के साथ मिलकर आप ये इवैल्यूएट करिए कि क्या आप अपने ई कॉमर्स रूल्स के थ्रू IS 10000 को नोटिफाई कर सकते हैं कि हर बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को ये सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो उसका ग्रीवेंस ऑफिसर है उसकी जिम्मेवारी होगी कि इस सिस्टम को उस तरीके से चलाए जो स्टैंडर्ड में लिखा गया है। ये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि ये इतना बड़ा पैमाना हो गया है कि 2, 4, 5, 10 आदमियों के देखने से नहीं होगा। इसके लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो ऑटोमेट हो जाएं
और जिनकी रिपोर्ट्स कल इसमें बीच जी में जी श्रीराम बताना सर, चाहूंगी। निधि मैम, मैं चाहूंगी बहुत संक्षेप में इस बात का आप जवाब दें, समय की थोड़ी सी कमी है, जो सुझाव अभी श्रीराम सर की तरफ से आए। जी हम लोगों ने इसमें थर्ड पार्टी को भी एंगेज किया है और वो लगातार ऐसी जो कंपनीज हैं उनको स्कैन करके और उनकी शिकायतें हम लोग तक दे रही हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि ऐसी तमाम कंपनीज को लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत जो वायलेशंस मिले उनमें हम लोगों ने कंपाउंडिंग नोटिस किए और बहुत सारे लोगों ने कंपाउंडिंग करके उसे केस को बंद किया। तो धीरे धीरे हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं उनको अधिक से अधिक जानकारी दें ताकि उनके द्वारा वायलेशन भी नहीं हो और वो ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आए। बिल्कुल बिल्कुल। निधि खरे मैम, श्रीराम खन्ना सर, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसे जैसे दायरा इंटरनेट यूजर्स का बढ़ रहा है, आईटी रूल्स में लगातार जो संशोधन और सुधार हम देख रहे हैं, उसी तरह अब ई कॉमर्स की दिशा में भी सरकार लगातार जो सुधार है उसकी दिशा में आगे बढ़ रही है। और ई कॉमर्स का दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है, कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा है। अभी जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्टिव इंटरनेट यूजर 62.7 करोड़ है और अनुमान है कि अगले 5 साल में 50 करोड़ यूजर और जुड़ेंगे और इन्हें ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं अपने भावी ग्राहक के रूप में देख रही हैं। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी से जोड़ने के इस नए दौर को ई कॉमर्स 2.0 भी कहा जा रहा है। अनुमान है कि 2027 तक भारत में ई कॉमर्स मार्केट $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा और ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए लगातार नियमों को सख्त करने की मांग भी उठती रही है और इस दिशा में सरकार अब आगे भी बढ़ रही है। उम्मीद है कि प्रस्तावित मसौदा नियम अगर लागू होंगे जल्द ही तो उन पर जो तमाम प्रावधान अभी हमारे सामने हैं वो जाहिर तौर पर भारत में कारोबार करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह बनाएंगी और पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम में इससे ज्यादा पारदर्शिता भी आएगी। और जैसा श्रीराम सर ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन इनका अगर सही से होता है तो जाहिर तौर पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।